हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इस चैनल पर। और हम बात कर रहे हैं इतिहास की। इतिहास में बहुत सारी चर्चाएं कर ली हैं भैया। बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी आ चुके हैं भारत में। और अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं किसकी? शकों की। इतना शक है कि शक है, कोई बात नहीं। शक राजवंशों की हम बात करेंगे, शक क्षत्रपों की हम बात करने वाले हैं। ये विदेशी लोग थे जो भारत में आक्रमण करे। हालांकि भारत की ही संस्कृतियों में रंग है। कुछ अच्छे शासक भी रहे, कुछ अब देखो यार, अच्छा बुरा हम तो नहीं कह सकते। इतिहासकारों के हिसाब से तो चीजें समझ में आती हैं कि भाई उनने काम किया। तो ऐसे क्षत्रप भी रहे हैं जिनको हम भी डिस्कस करेंगे। रुद्रदामन की बात करेंगे भैया कि इन्होंने बहुत अच्छे काम करे हैं। सारी चीजें तो डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं शक वंश के बारे में। ये देख पा रहे होंगे आप, है ना, यहाँ पे मथुरा हो गया, पाटलिपुत्र, उज्जैन हो गया, है ना। सो ये पूरा क्षेत्र था जो शकों के अंतर्गत हुआ करता। यही वो क्षेत्र। शक अलग भागों में बट गए। 5 श्रेणियां हो गई शकों के क्षत्रपों की। 5 अलग अलग शाखाओं में बट गए। तो सारी शाखाओं पे भी हम डिस्कस करेंगे, सारी चीजें डिस्कस करने वाले। शकों की बात करें, शक वंशियों को सीथियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीथियन भी कहा जाता है। ये पूछा जाता है कई बार, ठीक है। ये मध्य एशिया के निवासी हुआ करते थे। कहाँ के? मध्य एशिया के निवासी हुआ करते थे। 161 ईसा पूर्व। क्या है भैया? 161 ईसा पूर्व में मूल रूप से मध्य एशियाई जाति यूची जनजाति ने क्या करा? इन्हें भगा दिया, फोड़ दिया, हरा दिया। तो इन्हें मध्य एशिया से भागना पड़ा। कहां भागे? सरदरिया नदी के पास। सरदरिया नदी के पास से और दूर भगा दिया। अब ये गए दूसरे के क्षेत्र में पहुंचेंगे। दूसरे के क्षेत्र में पहुंचेंगे तो अब क्या ही कर सकते हैं? मजबूरी में बैक्ट्रिया यानी उत्तरी अफगानिस्तान एवं पार्थिया यानी ईरान वाले इलाका जो है वहां पर अपना आधिपत्य करना पड़ा, लड़ाई झगड़ा करना पड़ा। और लड़ाई झगड़ा किया, शासन किया, जीते। जीतने के बाद जानकारी की बात करें, चाहे वो मनुस्मृति हो क्योंकि उसी समय लिखी रही शुंग काल में, रामायण, महाभारत, हर्षचरित तो बाद में है, लेकिन हाँ जानकारी मिलती है। सिक्कों में शकों के बारे में बहुत सारी जानकारियां हमें मिल जाती। तो भैया हिंद यूनानी शासक जो हुआ कर रहे थे, इंडो ग्रीक्स जिनको हम कह रहे हैं, उन्होंने शासन किया भारत में पहले। लेकिन उसमें क्या है, धीरे धीरे कमजोर शासक होना चालू हो गए। कौन हो गए? कमजोर शासक। तो कमजोर शासकों की कमजोरी को दृष्टिगत रखते हुए शकों ने क्या करा? उन्होंने इकट्ठे होना चालू कर दिया, संगठित हो गए, इकट्ठे हो गए। और एस्कोशिया, क्या है? एस्कोशिया मतलब कंधार एवं गेड्रोसिया मतलब बलूचिस्तान, सिंध वाला जो क्षेत्र है, आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो भैया पहले तो बैक्ट्रिया पे करा, बैक्ट्रिया। पार्थिया मतलब ईरान वाला क्षेत्र, है ना, ईरान के पास। फिर इधर उत्तरी अफगानिस्तान, ठीक है। उत्तरी अफगानिस्तान के बाद बलूचिस्तान, ठीक है। सो ये ऐसे आते जा रहे हैं, ऐसे इधर आए, फिर इधर आए और इधर आते चले जा रहे हैं। अब भाई बाद में क्या है? फिर भारत ही तो बचा, पाकिस्तान तक तो पहुंच ही गए। तो इन्होंने बलूचिस्तान पर भी आधिपत्य जमा लिया। अब शकों को पड़वो नहीं मतलब पार्थियन बोलते हैं। पहलवों की बात चल रही है। पहलवों से अब इनका संघर्ष होगा क्योंकि उस जगह पे पहलव रह रहे होंगे। ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पहले से कुछ लोग रहे तो रहे होंगे। तो पहलवों से संघर्ष हुआ जिनमें उन्हें असफलता प्राप्त हुई क्योंकि वे पहले से रह रहे थे, जान रहे थे चीजों को, ठीक है। इसके फलस्वरूप शक हेलमंड घाटी मतलब शकिस्तान या शकद्वीप को छोड़कर भारत में चले गए। वहां से अब भारत आ गए, ठीक है भाई। तो भैया क्या हुआ? भारत में शक वंश की दो शाखाएं, साइवंग या मुरुंड एवं ईरानी। ये एक ही है, साइवंग या मुरुंड एक ही शाखा है और ये ईरानी शाखा है। तो 2 शाखाएं आई। मुरुंड उत्तरी मार्ग से और ईरानी दक्षिणी मार्ग से भारत में आए।
पहले ये 2 प्रकार से बटे, 2 भागों, फिर 2 से 5 होगा। ठीक है, सो आते ही भारत में सखों में ही क्या हो गया, विभाजन हो गया, ये खुद ही अपने में बटते चले गए। ठीक है, पहले तो ये आए सख एक थे, फिर ये 2 भागों में बटे, मुरुंड और ईरानी। मुरुंड उत्तर से आए, ईरानी दक्षिण से आए, भारत पे अटैक किया और आते ही खुद आपस में बट गए। चलो देख लेते हैं। तो भैया सबसे पहले जो शक आएंगे वो क्या कहलाएंगे, तक्षशिला के शक। तक्षशिला पाकिस्तान वाला इलाका है, पहले वहां जीत दर्ज करेंगे। उसमें हेड है मौज या मोग भी इनको कहा जाता है, क्या, मौज या मोग। तो भैया सिंध और पंजाब में शक वंश को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका शक शासक मौज या फिर मोग की रही है। शक शासक मौज या मोग ने यवन से गांधार एवं तक्षशिला लेकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बना ली, तभी तो तक्षशिला की शक कहलाएंगे भैया। ठीक है, अब मौज या मोग नामक शासक ने ईसा पूर्व 1 से 20 तक शासन किया है। ठीक है, इसके बाद मौज के क्षत्रपों ने क्या किया, उनके क्षत्रप हुआ करते थे, उन्होंने मथुरा को जीता और पंजाब को भी जीत लिया। मथुरा आगे है, पंजाब पहले पड़ता है। ठीक है, तो तक्षशिला से पंजाब, पंजाब से मथुरा पर भी अधिकार कर लिया। शक शासक तक्षशिला के द्वारा चलाए गए बुद्ध, यूनानी देवता और शिव की आकृति के खुदाए हुए सिक्के मिलते हैं। शक शासकों के अलग अलग सिक्के मिलते हैं कि तक्षशिला में उस समय बौद्ध धर्म भी चल रहा था, तो बौद्ध धर्म वाले सिक्के मिले। फिर यूनानी देवता, क्योंकि ईरानी लोग आए थे तो यूनानी लोग आए थे तो यूनानी देवताओं की या फिर शिव की आकृति वगैरह, इन सब के सिक्के मिल जाते हैं सबके। ठीक है, तो तक्षशिला ताम्रपत्र अभिलेख में जो जानकारी मिली है किसकी, मौज या मोग, उनको महाराज की उपाधि से विभूषित किया गया है। महाराज का मतलब है कि अपना खुद का स्वतंत्र शासन होना, तभी तो महाराज कहेंगे। प्रसिद्ध एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है DC सरकार। क्या नाम है, DC सरकार। इनके अनुसार मोग ने विक्रम संवत भी चलाया था ना, तो उनकी शासनावधि 20 ईसा पूर्व से 22 ईसा पूर्व थी, तो मुश्किल है यार, ये बिल्कुल सही नहीं है। मोग के बाद आएंगे भैया एजस। क्या नाम है, एजस, तेजस नहीं, एजस। एजस पूर्वी पंजाब से यूनानियों को इन्होंने बाहर खदेड़ दिया और यह है बहुत ही इंपॉर्टेंट, यह शक्तिशाली शक शासक हुआ करता था जिसने क्या किया, यमुना घाटी पर भी आक्रमण किया और 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की स्थापना। यह भी बड़ी समस्या है ना। मार्शल साहब हैं, इतिहासकार हैं, उनके अनुसार एजस मौज या मोग का वंशज ही नहीं था, अपितु वह पूर्वी ईरान के शासक दोनों नीज, क्या नाम है, दोनों नीज का वंशज हुआ करता था। तो अब इतिहासकारों में बहुत मतभेद हो जाता है, क्या ही करें। इसके पश्चात एजिलिसेस, क्या नाम है, एजिलिसेस और एजस द्वितीय ने संयुक्त रूप से शासन किया, लेकिन बाद में पहलव, कौन, पहलव, अभी पढ़ेंगे अपन इसके बाद, पहलवों पे भी डिस्कस करेंगे। पहलव शासक हुआ करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलव शासक हैं जिनका नाम है गोंडोफर्नीज। क्या नाम है, गोंडोफर्नीज। पहलव शासक ने एजस द्वितीय पर आक्रमण किया और गांधार पर अधिकार कर लिया और शक वंश को ही खत्म कर दिया। कौन से शक वंश, तक्षशिला के शक वंश को ही खत्म कर दिया। अब भैया इनकी शाखा एक तो मथुरा में भी है, पंजाब में भी है कि नहीं, हाँ, तो अभी समझेंगे, आगे समझते हैं। चलो, शक राज्य की स्थापना होते हुए शकों के विभिन्न भागों में गवर्नर अपने क्षेत्र बनाए, गवर्नर लगाए, जो क्षत्रपीय व्यवस्था कहलाई। क्या कहलाई, क्षत्रपीय व्यवस्था। क्षत्र व्यवस्था मानी जाती है, शकों की बहुत प्रचलित व्यवस्था मानी जाती है, क्षत्रपीय व्यवस्था कहलाई, मतलब प्रांतों में जो बांट दिया उसको क्षत्रप बोला। प्रमुख रूप से कपिशी, पुरुषपुर, अभिसार के क्षत्रपों का उल्लेख अलग अलग अभिलेखों में और मुद्राओं में मिल जाता है। तो इससे क्या साबित होता है, क्या जानकारी मिलती है, अभी देखेंगे आगे। एक इतिहासकार हैं प्रोफेसर HC राय चौधरी। क्या नाम है, प्रोफेसर HC राय चौधरी। उनके अनुसार कपिसी और पुष्पपुर एवं अभिसार के जो क्षेत्र थे अशोक के अभिलेखों में वर्णित, अशोक ने भी कुछ वर्णन किया है जिसमें है योन, गांधार और कंबोज।
उनके अभिलेखों में भी ये वर्णन मिलता था। पंजाब और मथुरा के भी क्षत्रपों के अधीन होने के यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, मणि की आला अभिलेख है एक, उसके अनुसार कपिशा का क्षेत्रप, क्षेत्रप लिखा है, छत्रप भी बोलते हैं इनको, छत्रप ग्रणवाहक, क्या नाम है, ग्रणव्याहक, ग्रणवाहक बोलते हैं, उसका पुत्र उस कलावती का छत्रप क्या हुआ करता था, प्रतिब्रहण, क्या नाम है, प्रतिब्रहण, ये हुआ करता था। विजय मित्र के वंशज स्वात घाटी क्षेत्र पर, शिवसेना अभिसार प्रस्थ में, कुलसुआ वंश या कुलसुस वंश पंजाब में, मणिगुल और उसके पुत्र जियोनिसेस या जेहोनिक इंद्रवर्मन का शासन होने के साक्ष्य मिलते हैं। ये सारी जानकारी अभिलेखों में मिल रही है कि उस समय कौन से क्षेत्र पे किसका शासन हुआ करता था। अभिसार प्रस्थ के क्षत्रप शिवसेन का उल्लेख पंजाब से प्राप्त एक तांबे के मोहर पर भी प्राप्त होता है। कुशलक वंश के दो छत्रप थे, एक लियाक कुशलक और उसका पुत्र महादान पतिक का उल्लेख तक्षशिला ताम्रपत्र अभिलेख में भी मिलता है। ये चुक्ष यानी कि अटक जगह का नाम है, पाकिस्तान के छत्रप हुआ करते थे। तो ये छत्रपीय प्रणाली थी, कौन किसका गवर्नर था, क्या कैसा हुआ करता था, ये पूरी जानकारी उस समय की मिल रही है। एजस के काल में मणिगुल, जेहोनिक और इंद्रवर्मन के वंश में इस्पवर्मन छत्रप हुआ करते थे, जो शक शासकों के अधीन हुआ करते थे। एजिस द्वितीय और पहलव शासक कौन, गोंडोफर्नीस के काल में इस्पवर्मन, वही इंद्रवर्मन इस्पवर्मन ही छत्रप हो गए थे, खुद ही छत्रप हो गए थे। ठीक है, सबसे पहले मथुरा के छत्रप तक्षशिला के शक शासकों के अधीन थे, शक शासकों के अधीन थे, लेकिन बाद में वे खुद स्वतंत्र हो गए और शासन करने लगे और महाछत्रप की उपाधि भी धारण करने लग गए। वही बात कर रहे हैं, सबसे पहले तक्षशिला की हुआ, है ना, तक्षशिला के बाद इनने पंजाब और मथुरा जीता तो मथुरा के छत्रप हो गए। ठीक है, खुद अलग शाखा बन गई, इनको हरा दिया गोंडोफर्नीस पहलवों ने, तक्षशिला खत्म। ठीक है, चलो मथुरा पर सबसे पहले हगान और हगामस ये छत्रप शासक हुआ करते थे, जिनका उल्लेख कहाँ मिलता है, सिक्कों में मिलता है। इन्होंने मथुरा के स्थानीय शासक गौमित्र और रामदत्त इनको हराया और अपना प्रभुत्व मथुरा में स्थापित किया। भाई ये होने के बाद क्या होगा, मथुरा का दूसरा छत्रप शासक राजुल था, या राजबुल भी उसको बोला जाता है, जिसने महाछत्रप की उपाधि धारण करी थी। और राजुल के सिक्के मथुरा से पूरे पूर्वी पंजाब तक पाए गए हैं, क्योंकि यही जगह पे तो शासन किया था, जिसके आधार पर पूर्वी पंजाब तक उसका प्रभुत्व होने की पुष्टि भी हो जाती है। राजुबुल या फिर राजुल का एक पुत्र खरोष्ट तथा दूसरा क्या था, सोडास हुआ करता था। खरोष्ट की मृत्यु हो जाती है असामयिक, मृत्यु हो गई, क्या ही कर सकते हैं। तो सोडास पहले छत्रप बना, फिर महाछत्रप बन गया। सोडास के सिक्के भी मिलेंगे कहां पे, मथुरा से, अभिलेख भी मिलेंगे। सोडास के पश्चात मथुरा के छत्रपों की भी स्थिति कमजोर हो गई और बिम्कार्डफिसेस, वही बिम्कार्डफिसेस का नाम तो आपने सुना ही है, कुषाण वंश के ये संस्थापक कहलाते। तो भैया वो शक्तिशाली थे तभी तो बिम्कार्डफिसेस ने क्या करा, मथुरा पर अधिकार कर लिया और छत्रपों की सत्ता ही समाप्त कर दी। तो भैया दो छत्रप पढ़ लिया हमने, एक तक्षशिला पढ़ लिया, तक्षशिला के बाद कौन पढ़ लिए, मथुरा के छत्रप भी पढ़ लिए, खत्म हो गए शक। अभी आएंगे, इंपॉर्टेंट वाले आएंगे, अपन पढ़ेंगे। छहरात छत्रप, जिनको नासिक के छत्रप भी कहा जाता है। तीसरे कहां से, छहरात नासिक के छत्रप। पंजाब और पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्र में शकों के अंत एवं पहलवों के प्रादुर्भाव से पहले शकों की कुछ शाखाएं जो है सौराष्ट्र और मालवा भी चली गई। इसे पश्चिमी शाखा भी कहा जाता है। पश्चिमी क्षेत्र में शकों की फिर दो शाखाएं हुआ करती थी। ठीक है, एक शाखा को कहा हमने नासिक का छहरात वंश, क्या, नासिक का छहरात वंश, और दूसरा उज्जैनी का चस्टन वंश, क्या, चस्टन वंश। बहुत इंपॉर्टेंट है ये उज्जैनी का चस्टन वंश, हालांकि छहरात वंश भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है,
तो विभिन्न इतिहासकारों ने पहलवों को छहरात भी कहा है कि जो छहरात वंश है नासिक वाला वो पहलव हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते, तो ये आपस में मतभेद है, ठीक है। लेकिन तक्षशिला ताम्रपत्र के अनुसार ये स्थिति क्लियर हो गई है कि नियाक ही छहरात हुआ करते थे, और इस आधार पर छहरातों को क्या शक मानना अधिक उचित माना गया है। तो भैया बात ही खत्म। अब भैया भूमक और नहपान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहपान का नाम तो आपको कई बार मिल जाएगा इतिहास में। तो भूमक और नहपान ये नासिक के क्षत्रपों में बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक हुआ करते। गुजरात, काठियावाड़, मालवा, यहाँ पे भूमक के सिक्के भी मिले हैं। ताकि इससे हमें क्या क्या जाहिर होगा, भाई सिक्के मिल रहे हैं, चल रहे हैं, वहां पे सारी चीजें हो रही है, यानी लोग उसको मान रहे हैं ना, तभी तो भाई, तो इसका मतलब है कि उसका शासन वहां चल रहा था। भूमक ने गुजरात, काठियावाड़, मालवा, पश्चिमी राजपूताना और सिंध पर अपना आधिपत्य स्थापित किया होगा, तभी तो विभिन्न अभिलेखों में भी भूमक का नाम मिल जाता है। तो भैया अपने आप में नासिक के छहरात वंश बहुत इंपॉर्टेंट। फिर तो नहपान है, नहपान को तो हमें भैया पढ़ना ही है। 125 से 119 ईसा पूर्व के आसपास 6 सालों का शासन है। पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी के अनुसार छहरात वंश का सबसे प्रतापी शासक नहपान हुआ। ठीक है भाई, नहपान ने पहले स्वयं को क्षत्रप, फिर बाद में महाक्षत्रप कहा, क्योंकि पहले वो अधीन होगा। फिर इसके बाद शासन में दक्षिणी गुजरात, काठियावाड़, पश्चिमी मालवा, उत्तरी कोंकण और पूना, पूरा महाराष्ट्र वाला इत्यादि इससे आते थे। महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा सातवाहन साम्राज्य भी हम पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। सातवाहनों से नहपान ने जीत लिया था। फिर बाद में भैया क्या हुआ कि गौतमी पुत्र सातकर्णी, कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने उसे परास्त कर दिया और दक्षिणी महाराष्ट्र पर अपना अधिकार कर लिया। ये भैया पूरे गौतमी पुत्र सातकर्णी सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं सातवाहनों के, और इन्होंने ही शक शासक को हराया था, और ये यही शक शासक कौन है? नहपान है। नहपान एवं उनके जमाता, जमाता मतलब, जमाता समझते हैं, मतलब दमाद टाइप के, उसका नाम क्या है? उसवदात। इनके अभिलेखों में राजपूताना तक उनके पूरे शासन होने का उल्लेख मिलता है कि भैया इतना बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। राजपूताना मतलब राजस्थान वाला इलाका, कि महाराष्ट्र वाला इलाका तो था, महाराष्ट्र, गुजरात, इतना बड़ा। तो ठीक है, उज्जैनी के शक, ये इंपॉर्टेंट है भैया। उज्जैनी में शक शासक, जो शक वंश है, ये स्वतंत्र राजवंश हुआ करता था, जिसे यशोमतिक, क्या नाम है? यशोमतिक ने एस्टैब्लिश करा था। और भैया कार्दमक क्षत्रप, क्या नाम है? कार्दमक क्षत्रप के नाम से इस वंश के शासकों को ख्याति प्राप्त हुई है। क्या नाम है? कार्दमक क्षत्रप। चस्टन वंश, चस्टन इन शासक का नाम है, इंपॉर्टेंट शासक है इसीलिए चस्टन। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट शासक जो हुए हैं इसके, वो है रुद्रदामन। क्या नाम है? रुद्रदामन। इस वंश के प्रमुख शासक हुए। इस वंश के राजाओं द्वारा शक वंश का व्यवहार किए जाने का उल्लेख मिल जाता है, तभी तो समझ में आता है कि भैया ये शक हुआ करते थे। कई इतिहासकारों के अनुसार चस्टन ने ही सर्वप्रथम शक संवत चलवाया था, लेकिन कुछ नहीं मानते। कुषाणों के प्रतिनिधि के रूप में चस्टन ने सिंध पर राज्य भी किया था, सातवाहनों से कुछ क्षेत्रों पर अधिकार भी किया, और जीवन के अंतिम वर्षों में अपने पुत्र, क्या नाम है? जयदामन को क्षत्रप नियुक्त किया। हालांकि जयदामन जल्दी ही एक्सपायर हो जाता है, तो उसके बाद शासन कौन संभालेगा? रुद्रदामन संभालेगा। कौन? रुद्रदामन। ओ वही तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आंडू अभिलेख है। आंडू अभिलेख के अनुसार चस्टन ने रुद्रदामन के साथ कुछ समय संयुक्त रूप से शासन किया था, और चस्टन की मृत्यु जो है 130 ईसा पूर्व के आसपास में हुई थी। ठीक है भाई, अब इसके बाद हमें रुद्रदामन पे डिस्कस करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक हैं ये उज्जैनी के शक। 130 से 150 ईसा पूर्व के आसपास का इनका समय है। वास्तविक नाम जो है रुद्रदामन। शासित वंश जो है वो शक वंश, या फिर शक वंश का जो कार्दमक क्षत्रप है उसके शासन। 130 से 150 20 सालों का शासन रहा है। जूनागढ़ अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है, जो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के नाम से फेमस है।
और बहुत सारी जानकारी इसमें मिलती है। महाक्षत्रप की उपाधि इन्होंने धारण की थी, मतलब स्वतंत्र शासक हुआ करते थे। शासन क्षेत्रों की अगर बात करें तो अवंती, पूर्वी और पश्चिमी मालवा वाला क्षेत्र अवंती कहलाता था। अनूप, निवृत, महेशमती, मंदाता या माहेश्वर वाला इलाका। अनार्थ, गुजरात वाला द्वारिका का निकटवर्ती क्षेत्र हुआ करता था, या उसको उत्तरी काठियावाड़ कहा जाता है। सौराष्ट्र, दक्षिणी काठियावाड़। स्वर्ण, साबरमती के आसपास का क्षेत्र। और मारू, मारू मतलब मारवाड़ वाला इलाका। तो ये सारे के सारे शासक क्षेत्र और भी हैं, रुक जाओ। कच्छ, गुजरात। सिंधु, सौवीर वाला सिंधु घाटी। कुकुर, सिंध और पारीपत्र या फिर उत्तरी काठियावाड़ का जो आनत है उसके निकट वाला प्रदेश। अपरांत, उत्तरी कोंकण वाला इलाका। निषाद, सरस्वती और पश्चिमी विंध्य का जो बीच में क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र है वो। विजयों की अगर हम बात करें तो भैया दक्षिण पथेश्वर या सातवाहन राजा जो हैं उनको 2 बार हराने का इनने उल्लेख मिला है जूनागढ़ अभिलेख में। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ये शासक हुआ करते हैं, ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि उनको पराजित किया था, है ना। सो इतिहासकारों के अनुसार कुषाणों पर विजय प्राप्त की और सिंधु सौवीर क्षेत्र उनसे जीत लिया। विशेषताओं की बात करें तो अंतिम महान शासक माना जाता है शकवंश का, प्रजा को बहुत ज्यादा प्रसन्न रखने वाला शासक था। जूनागढ़ अभिलेख में भ्रष्टराज प्रतिस्थापक कहा गया है। व्याकरण, संगीत, तर्कशास्त्र, गणित इत्यादि का ज्ञाता हुआ करता था भैया। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो बहुत अलग विभिन्न प्रांतों में प्रशासन इन्होंने विभक्त किया था। अमात्य, गवर्नर के रूप में शासन करते थे। राजा को प्रशासन में सहयोग के लिए मंत्री नियुक्त किए जाते थे और 2 प्रकार के मंत्री हुआ करते थे। एक तो मंत्री कहलाते थे मति सचिव और दूसरे कर्म सचिव, दिमाग लगाने वाले, काम करने वाले, ठीक है। सो अन्य बातों की बात करें, संस्कृत भाषा का विकास किया इन्होंने। जूनागढ़ अभिलेख में शुद्ध संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया पहली बार। रुद्रदामन के बाद शकों की शक्ति क्षीण हो गई और शकों का अंतिम राजा कौन हुआ करता था? रुद्र सिंह द्वितीय। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी गुप्त साम्राज्य के शासक होंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि तो इनको मारने के बाद ही लेंगे, जिसको पराजित कर देंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेंगे। गुप्त साम्राज्य है भैया, है ना, गुप्त साम्राज्य के शासक हैं, तो वो हरा देंगे और पूरा शक साम्राज्य जो है वो गुप्त शासन के अधीन कर लेंगे, और इसी के साथ खत्म हो जाएगा चस्टन वंश या फिर उज्जैन का वंश, ठीक है। शक शासन का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या महत्व रहा, तो चलिए देख लेते हैं सिग्निफिकेंस। शक शासन का महत्व बहुत सारी चीजों में दृष्टिगोचर होता है। कैसे होता है कि शकों ने भारत में नए फैशन के वस्त्र, मतलब कौन से फैशन, पगड़ी, लंबे कोट और घोड़ों के प्रचलन को बढ़ाया। साथ ही साथ विशिष्ट कला शैली का विकास भी किया, शैली का, जिसमें प्रथम भारतीय सूर्य मंदिर को पुराणों में शकदीप से संबंध किया गया। संस्कृत भाषा का विकास, ज्योतिष विद्या का विकास, साथ ही साथ यहाँ पे रुद्रदामन के अभिलेख शुद्ध संस्कृत में प्राप्त हुए हैं, तो संस्कृत भाषा का बहुत ज्यादा महत्व यहाँ पे बताया है। संगीत और कला को प्रोत्साहन दिया गया। साथ ही साथ प्रशासनिक व्यवस्था में बात करें तो सत्ता का विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण मतलब निचले लेवल पे हमने वहां पे अधिकार दिए हैं। द्वैराज, सह शासन, युवराज, युवराजों का शासन, ये प्रणाली का आविर्भाव यहाँ पे हुआ है। क्षत्रपों में शासन कार्य को विभाग में करने की प्रथा, राजा का स्वयं महाक्षत्रप बनना और रानियों द्वारा महादेवी, अग्नि, महिषी की उपाधि को धारण करने की प्रथा इन्हीं के द्वारा प्रारंभ करी। तक्षशिला, उज्जैनी प्रतिष्ठान आदि नगरों को व्यापारिक केंद्रों के रूप में इसी दौरान मान्यता प्राप्त करी गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है शक शासन अपने आप में। ऐसे ही शक शासन के बाद हम बात करने वाले हैं पहलवों की। तो क्या थे पहलव, कौन थे पहलव, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।